वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आप सबको होली की शुभकामनाएं। आई होप कि आपने सेफली और बड़े मज़े के साथ होली मनाई सारे हिंदुस्तान में। और आप जैसा देख रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर केतन शुक्ला हैं, जो इंडिया के फॉरेन सर्विस में बहुत ही डिस्टिंग्विश सर्विस कर चुके हैं। कई मुल्कों के लिए वो एम्बेसडर थे, और वो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं ताकि वी कैन रिव्यू के पिछले 2 हफ्ते में जो काफ़ी बिजी 2 वीक्स थे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से। G20 के 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुए, क्वाड के मीटिंग्स हुए, रायसीना डायलॉग भी हुआ। तो इन सब के बारे में एसेंशियली हम एक छोटा सा रिव्यू करेंगे कि क्या मेजर चीज़ें हुई यहाँ पर, इंडिया का क्या फ़ायदा हुआ, हाउ इंडियाज इंटरेस्ट वाज एडवांस्ड, और इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे क्या इमेज बन रहा है। लेकिन इन सब से पहले आप प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जब मैं अगला वीडियो लगाता हूं आपको उसकी इत्तला मिल जाए। डॉक्टर शुक्ला साहब, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस, और आपको भी नमस्कार। होली मुबारक सर। आपके और जी, हाँ सर। आपके और आपके दर्शकों को भी होली मुबारक। आई जी हाँ। विल कोट समथिंग, भवत जीवन रंगे आह्लादमय भवेत कामना। इट मीन्स दैट मे योर लाइफ फिल्ड विद कलर, जॉय, लव, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दूसरा, बिल्कुल। खान साहब, आज महिला डे है, इंटरनेशनल वीमेन डे है। जी हाँ। एंड इंडिया इज फेमस फॉर, जो हम अभी G20 की बात करेंगे, तो एक फेमस कोट है, यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, यत्र तस्तु न सर्वन्ति फला फलादिकम्। मीन्स जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देव बसते हैं, जहाँ नहीं होती है। तो ये जो हम G20 का हमारा जो लोगो है, तो उसके लिए बहुत ही सटीक है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई मीन इट्स सच ए ब्यूटीफुल शॉट कि जहाँ पे नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ देव नहीं बसते। आई मीन दैट्स अ वेरी। देव, अल्लाह, सभी मीन्स ऑल गो, एनी गॉड। तो आई मीन बेसिकली यही कहना है कि जहाँ पे नारियों की इज्जत नहीं होती, देयर इज नो गुडनेस इन दैट सोसाइटी। यही। सोसाइटी। एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी ट्रू। सर, आपने तो फॉलो कर रहे होंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिजी। आपने दोनों मेजर इवेंट्स देखे हैं, G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स समिट, फॉरेन मिनिस्टर्स समिट। बाद लोगों का ख्याल है क्योंकि कोई ऐसा डिसाइसिव स्टेटमेंट जो कंसेंसस बेस्ड है नहीं इशू हुआ दोनों स्टेटमेंट, दोनों इवेंट्स के बाद। उसके वजह से कह रहे हैं कि कुछ हद तक रशिया यूक्रेन की जंग का जो शैडो है उसने मार कर दिया इन 2 इवेंट्स को। आपका क्या ख्याल है शुक्ला साहब? ये आपकी बात एकदम सही है। जैसे आपने देखा था, बाली में भी डिक्लेरेशन आने में बहुत टाइम लगा था। तो ये G20 के रिलेवेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में प्लेनरी न्यूयॉर्क में वेस्टर्न कंट्रीज वॉकआउट कर गए थे जी हाँ। G20 मीटिंग में। उसके बाद बाली में हुई, तो बाली में एक अच्छी चीज थी कि बाद में स्टेटमेंट निकल पाया। और इसको हम कहते हैं कि उन्होंने जो कहा कि G20 का रिलेवेंस है उनको री किया। और एक क्रिएटिव डिप्लोमेसी, जो हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था, कि क्रिएटिव डिप्लोमेसी इसको कह सकते हैं उनके प्रेसिडेंट की, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह इसको हैंडल करके किया। तो ये एक हुआ। आपने जो कहा वो एकदम सही बात है कि ये पूरी G20 की समिट के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर काफी हावी रहा है। और जब ये शुरू हुआ तो हमें ये पता था कि अब बाली के बाद इसको आगे बढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बार जो ग्लोबल साउथ कहते हैं, तो G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडोनेशिया के बाद इंडिया, बाद में ब्राजील, जी हाँ। उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो जी हाँ। कंटिन्यू जो ट्रोइका जो कह सकते हैं हम, तो जी हाँ। उनके पास आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हमारे हाँ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा था शुरू में ही कि भाई, प्रो प्लेनेट अप्रोच, परफेक्ट हार्मनी। उन्होंने बात हार्मनी से शुरू की थी, क्योंकि ये जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम था, वन फैमिली वन फ्यूचर। एंड दूसरा थीम था लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, मीन्स ग्रीन ग्रोथ। तो ये जो इक्विटेबल एंड जस्ट ग्रोथ के लिए जो हुआ था, तो ये उन्होंने सबसे पहले ये चीज कही कि इसके ऊपर बाकी चीजों का जो है, जैसे पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉर, के नॉट, ये करंट टेंशन है, वो ये जो पूरी समिट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करे। ये उन्होंने सबसे पहले अपनी स्पीच में, और पहली बार उन्होंने पूरी स्पीच इंग्लिश में दी थी, कि जैसे सभी को काफी फोर्सफुली, जितने भी लीडर है उनकी समझ में आ सके। सो जी। ये टाइम है, ये क्या है कि जो ग्लोबल डिवीजन है उसको किस तरह से
उसके बावजूद भी जो मेन एजेंडा है उसको कैसे ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। तो ये आपने आपने जैसे बताया कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी G20 है। 200 सिटी में ये जो अलग अलग 50 सिटी में 200 मीटिंग हो रही है। एंड पर पर्टिकुलरली ये जियो पॉलिटिकल जो वॉलेटिलिटी है, एंड दूसरा दूसरा उसके साथ दूसरा प्रॉब्लम ग्लोबल स्लो डाउन। तो दोनों चीजें एक साथ आ गई है। तो कई बार जो जैसे नेपोलियन ने कहा था, डिजास्टर डजंट कम सिंगल बट इट कम्स इन बटालियन। तो सभी चीजें 2019 से एक साथ आ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी कि 9-10 सितंबर को जो लीडर समिट होगी, और इसके अंदर 9 गेस्ट कंट्रीज है, 40 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आपने बताया कि ये जो दो मीटिंग हुई, एक फाइनेंस मिनिस्टर की हुई, ये महत्वपूर्ण थी। बाकी कहीं साइड में काफी मीटिंगें हो चुकी है। तो जो इंडियन शेरपा थे हमारे, उन्होंने कहा था कि इट इज अ चैलेंज टू इंडियन प्रेसिडेंसी लाइज इन एस्टेब्लिशिंग द ग्रोथ एजेंडा एंड कंटिन्यूटी विद द बाली। तो इसके लिए अब ये प्रॉब्लम जो हो रहा है उसमें यह है कि जियो पोलिटिकल फॉल्ट लाइन बहुत ही ज्यादा, जो कहते हैं ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी गंभीर परिस्थिति कभी विश्व में देखी नहीं गई है। और इसके अंदर जो कंट्री हमने इनवाइट किए हैं कि ब्राजील है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, नीदरलैंड है, मेक्सिको है, तो यूएई है, ओमान है, इजिप्ट, मॉरिशस, बांग्लादेश। तो जो कंट्री हमने इनवाइट किए वो भी काफी हमने दूरंदेशी रख के किया है। पर एलिफेंट इन द रूम इज यूक्रेन चाइना वॉर, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी जो एजेंडा आइटम है जो पूरे ग्लोबल साउथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जैसे एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, और साथ में फर्टिलाइजर भी है, सप्लाई चेन चेन इश्यू, और क्लाइमेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर एक तो चीज ये है कि वेस्टर्न प्रेशर बहुत काफी है। आपने देखा होगा कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ। उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, उन्होंने ये कहा मैं डाइट में बिजी हूँ। उसके बाद बाद में ये बड़ी अच्छी बात थी। तो G20 एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक है, 90% जीडीपी है, सर, 80% मैं ट्रेड। जो जब जापानीज फॉरेन मिनिस्टर की जो जो बिहेवियर था, मैं उसे समझता हूँ कि G20 क्योंकि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट बहुत था, उन्होंने उसको बेसिकली इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए नहीं आए। और क्योंकि क्वाड फिलवक्त अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्वाड के लिए आ गए। नहीं ऐसा, अब ये डिप्लोमेसी में हमेशा पॉजिटिवली हमें देखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा क्रिएटिव डिप्लोमेसी, जी सो बात के लिए आए थे, वो सही बात है आपकी। पर आ गए, और राइसीना डायलॉग, तो ये एक अच्छी बात है कि वो आ गए। जी तो जी। ये जो है कि पूरा जो सिचुएशन है वो काफी वॉलेटाइल होता जा रहा है। तो इसमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लीडरशिप हम दिखा सकते हैं, क्लाउड एंड क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि वी आर वेरी बिग इमर्जिंग इकोनॉमीज, हमारा फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है। और पर्टिकुलरली जो सेक्टर है, मैंने जैसे कहा कि 200 मीटिंग होगी, टूरिज्म है, हॉस्पिटलिटी है, आईटी, सिविल एविएशन, हेल्थ। पर्टिकुलरली एक मुद्दा है कि जो रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बाली में भी हुआ था, जी एंड जेनेरिक मेडिसिन, और उसमें हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा हुआ है। तो ये सब चीजों में हम हमारी जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। काफी मीटिंगें हो गई, अच्छी हुई है। और पर्टिकुलरली इससे दो चीजें होगी, एक तो एफडीआई और जॉइंट वेंचर। तो ये दो चीजें हमारे लिए, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और उसमें एक, आप देखोगे तो क्लोज जो जर्मन चांसलर थे वो चाइना गए, फिर इंडिया आए। तो उन्होंने एक चीज कही कि इंडिया इज अवर स्टेबल पार्टनर बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी। और उसके बाद तुरंत अमेरिका आए थे, बहुत शॉर्ट विजिट की। जी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो भी इंडिया आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए एक चीज दिख रही है कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब अब एक और जा रहे हैं, चाइना दूसरी ओर जा रहा है। और इसमें फॉल्ट लाइन बढ़ती जा रही है। जैसे आज अमेरिका ने टिकटॉक को बैन शायद कर देंगे, यूरोपियन यूनियन ने किया हुआ है, इंडिया ने भी किया हुआ था। तो ये परिस्थिति में चाइना चाइना के लिए मुश्किल ये है कि उनकी टोटल इकोनॉमी की $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट यू और अमेरिका में है। तो वो इमीडिएटली कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकता कि जिससे पुतिन को मदद हो सके। पर एट द सेम टाइम नो बाउंड ट्रीटी की वजह से चाइना के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया बहुत कमजोर नहीं हो जाए। जो रशिया बहुत कमजोर होता है तो उससे चाइना को तकलीफ है, और साथ में हमें भी तकलीफ है।
तो ये परिस्थिति में एक ऐसा है कि हमें एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। सर अगर आप बिल्कुल। दोनों इवेंट्स को हम्म, देखें हाँ जी। तो ऐसा नहीं लगता कि द वर्ल्ड, देखिए इंडिया वाज ट्राइंग टू से कि बिकॉज यूएन हैज बिकम सो वीक और इनफेक्टिव, G20 उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, G20 माइट टेक अप एंड अचीव दोज गोल्स जो यूएन नहीं कर सक रहा है। लेकिन यहाँ पर भी G20 में ऐसा नहीं लगता कि आपको ग्लोबल साउथ और G7 के बीच में एक दरार बढ़ गई है, खासतौर से इन दो इवेंट्स में, रशिया और यूक्रेन को जंग को लेकर G7 बिल्कुल यूनाइटेड है रशिया के खिलाफ, और जो ग्लोबल साउथ के जो मेजर वॉइसेस हैं, इंडिया और चाइना, वो रशिया को लेकर आर नॉट ऑन द सेम पेज विद G7। तो उसमें बेसिकली G20 में भी एक किस्म से डिविजन्स आ गए हैं ना, और जो इस इंडिया के इवेंट, दोनों इवेंट्स में नजर आ रहे थे बहुत क्लियरली। नो, बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में 6 महीने से कह रहा हूँ कि G7 की चेयरमैनशिप जापान के पास है। तो इंडिया के पास G20 है। हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ये है कि जिससे सबको उम्मीद है कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं कई दशकों से। दूसरी चीज, हम एक ही कंट्री है जो SCO और ब्रिक्स, जहां चाइना और रशिया दोनों है, और वहां इंडिया भी है। जी साथ में अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे होते है, पहले से तो काफी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। जी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इस परिस्थिति में एक जो गैप है उसको ब्रीच करे, मीन्स ये एक, इंडोनेशिया ने जो क्रिएटिव डिप्लोमेसी दिखाई, तो उम्मीद ये रख सकते हैं कि इंडिया G20 सितंबर तक, अब ये सब इसका सबसे ज्यादा डिपेंड इसके ऊपर करता है कि मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने में यूक्रेन और रशिया का युद्ध ज्यादा भीषण होगा। उनका आर्मामेंट यूक्रेन का आ जाएगा, बाखमुत शायद गिर जाएगा आज या 1 वीक 10 दिन में। तो ये युद्ध ज्यादा बढ़ेगा, उसके बाद एक क्लैरिटी आ जाएगी कि यूक्रेन कहाँ तक आगे जा सकता है, रशिया को कहाँ से वापस आना चाहिए। क्योंकि चाइना ने जो पीस प्लान दिया है वो एक तरह का बलून कह सकते हैं हम, कि जो आपने अमेरिका में देखा था, पर दे जी आर ट्राइंग टू सी कि जी क्या ग्लोबल ओपिनियन है। बिल्किन ने बहुत कैटेगोरिकल कहा है कि चाइना का जो एटीट्यूड है उस मुताबिक इस प्लान की कोई वैल्यू नहीं है। पर 4 या 6 महीने में युद्ध का कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ पॉजिटिव साइन होगी तो हमारे लिए G20 में डिक्लेरेशन और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट का, क्योंकि पुतिन अभी तक बाहर नहीं गए, पर शायद दिल्ली आए आ सकते हैं, जी जी भी आ सकते हैं, बाइडेन भी आएंगे, सुनक भी आएंगे, जी ऐसे पॉसिबिलिटी है। और जी इसमें जो लावारोव थे, तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा दिखाया है कि उन्होंने जो स्पीच दी कि रसिया वाज अटैक, एवरीवन वाज लाफिंग, जी हाँ। पूरा जो प्रेस को था वो ये, तो एक नैरेटिव जो रशिया का है वो लोग इतना क्या कहते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जी चाहे हाँ। उसमें हम उसको प्लस माने या माइनस माने। तो जो जी आपने कहा ये फॉल्ट लाइन बहुत ही क्लियर हो रही है, और उसमें एक डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, ये, और ऑटोक्रेसी में भी परसीव ऑटोक्रेसी। तो अब जो ये फॉल्ट लाइन है वो ज्यादा आगे बढ़ाई जा रही है, बढ़ रही है। पॉजिटिव इस अभी एक डेमोक्रेसी पड़ा है ब्राजील को दिया है, पर ब्राजील के जो लूला है वो हार्डकोर कम्युनिस्ट है। जी हाँ। पर आपने देखा होगा कि बावजूद बाइडेन ने उनको स्टेट विजिट के लिए तुरंत बुला लिया जी हाँ। और लूला आए। तो ये देखिए, ब्राजील बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो अब हाँ ये डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का ये अगले 10 साल तक तो खान साहब रहेगा, और ये फॉल्ट लाइन डीप होती जाएगी। बहुत ही मुश्किल है कि ये चेंज होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि जब हम उन दोनों रेजोल्यूशन जो चेयरमैन्स जो स्टेटमेंट इशू हुई इंस्टेड ऑफ ए कंसेंसस स्टेटमेंट, तो वो दोनों स्टेटमेंट्स को जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं अगर G7 का एजेंडा अलग और जी ग्लोबल साउथ का एजेंडा अगर अलग रखें, तो आई थिंक इंडिया सक्सीडेड in achieving the global south agenda, and the G7 failed to achieve the G7 agenda at both the events. मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत सड़ा तो दिया इंडिया के लिए G20, इंडिया वुड हैव बीन सो थ्रिल्ड अगर कंसेंशुअल स्टेटमेंट्स इशू हो जाते। लेकिन जो अल्टीमेट एजेंडा जो इंडिया का था, टू मेक ग्लोबल साउथ के इश्यूज प्रोमिनेंट, ट्राई टू से कि भाई ग्लोबल साउथ के मसाइल भी
दुनिया के मसाइल हैं, ग्लोबल साउथ प्रॉब्लम्स और आल्सो द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड। इसमें तो इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल ना। जहाँ पे एनवायरमेंटल से जो कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं, उनका बजट $100 बिलियन का रेस करने में जो इशू हुआ स्टेटमेंट, और ये रिकग्निशन के वॉर के वजह से ग्लोबल साउथ में काफी फूड इनसिक्योरिटी, फ्यूल इनसिक्योरिटी वगैरह हो रही है। तो इन दैट सेंस कि द आउटकम मे नॉट लुक ग्लैमरस, बट आई थिंक इंडिया हैज अचीव्ड कि ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उसको एक इम्पोर्टेंस दी जाए। डोंट यू थिंक सो? नहीं, आपके पास सही है, क्योंकि जब बाली डिक्लेरेशन में ये $100 बिलियन का डिक्लेयर हुआ, पैंडेमिक फंड, दो चीजें डिक्लेयर हुई है, पैंडेमिक फंड और ये $100 बिलियन का। दूसरी चीज ये है कि अभी तो दो मीटिंग हुई है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, तो इसके लिए हमने, इंडिया ने OECD, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आसियान और WHO, ये सब इनवाइट ही है। जी क्लाइमेट चेंज COP27 के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूड एनर्जी सिक्योरिटी को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया गया है, जेंडर इश्यू और काउंटर टेररिज्म। तो ये सभी इश्यू जो है वो अब हाईलाइट हो गए हैं, प्रोमिनेंट हो गए हैं। G7 में एकमत नहीं है, पर एक सर्वगुणम कांचनम आश्रय थे, तो G7 साथ रहेगा और वो एक सॉलिड ब्लॉक है। जी G20 के लिए इंपॉर्टेंट है कि G7 में G20 के एजेंडा इनकॉर्पोरेट हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कि प्रीवियस G20 डिक्लेरेशन में एक वॉर इन यूक्रेन की जो इमेज सफरिंग है एंड नीड टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, तो ये चीज चीज शायद पैराग्राफ में आ सकती है। यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज इनएडमिसिबल। तब चाइना रशिया, ये दो पैरा के लिए, इसमें कोई बहुत बड़ा बाली डिक्लेरेशन में जो है वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा हम आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज ये हुई कि फाइनेंस मिनिस्टर में जो सॉवरेन डेट है, तो सॉवरेन डेट में 33 कंट्री चाइना के डेट ट्रैप में है। जी तो चाइना ने ये कहा है कि जो G7, उसमें ज्यादातर तो G7 ही, बिल्किन ने ये कहा कि हम इसमें 1 इंच भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो यदि हम डेट राइट ऑफ करेंगे तो उसका फायदा चाइना को होगा। तो फाइनेंस में सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि यदि ये डेट ट्रैप से बाहर निकालने के लिए जो एड दी जाए, वो एड इन द एंड अल्टीमेटली चाइना को फायदा होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर में बहुत मुश्किल था। फॉरेन मिनिस्टर में लावारोक के जो स्टैंड था, तो वो तो आप, मैंने जैसा आपको बताया कि वो जी बाकी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन की जो 1 साल की एनिवर्सरी थी, 141 कंट्री ने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, 4 कंट्री ने अपोज किया है। तो ये है कि ग्लोबली जो भी है, 141 कंट्री तो मानते हैं कि ये जो युद्ध हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है और जिसको रेक्टिफाई करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर और इंटरनेशनल लॉ ये मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपने कहा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वो क्वाड में हुई है, जो 3 तारीख को मीटिंग हुई। जी उसमें वही मुद्दे हैं, हेल्थ, क्लाइमेट, क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, मेटल सिक्योरिटी। पर एक नया वर्किंग ग्रुप आया, काउंटर टेररिज्म। जी उसमें ये चीज कही कि एशियन, उसमें जो ग्रोथ, तो एशियन सेंट्रलिटी को सभी ने एक्सेप्ट किया, इंडोनेशिया चेयर है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि इंडिया की जो लीडरशिप है, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में बाद में एक्सेप्ट की गई है। सो एशिया पैसिफिक में लिए हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन रिम को भी तवज्जो दिया रहा है, आसियान को भी तवज्जो दिया दिया जा रहा है। चाइना का कोई नाम नहीं ले रहा है, पर एक चीज उसमें है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जी ये जो मुद्दा है उसमें सभी मुद्दे आ जाते हैं, जी जैसे वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया, सभी कंसर्न। तो एक क्वाड में एक थोड़ा एक स्टेप आगे गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वाड की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। तो एक जस्ट लास्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव पीस, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, जो आगे जाके शायद G20 में भी यही इनकॉर्पोरेट हो सकता है। और न्यूक्लियर वेपन इज इनएडमिसिबल। उसमें जापान। जी हाँ, हाँ जी। जो कोर्ट का जो स्टेटमेंट था, इट वाज एक्चुअली उस पे आपको क्लियर नजर आ रहा था इंडिया का, यू कैन से, इन्फ्लुएंस। कंट्रीब्यूशन है। हाँ, 2611 का भी जिक्र आया, हाँ, काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म में हाँ नया वर्किंग एग्जैक्टली, ग्रुप किया था, बिल्कुल। इसीलिए काउंटर टेररिज्म का जो पूरा एजेंडा सीम टू बी बेसिकली इंडियाज एजेंडा इन दैट इंडिया। केस। सर, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जिस तरह से द वेस्ट इज नाउ गोइंग आफ्टर रशिया एज वेल एज चाइना,
तो क्या ये ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट में है कि चाइना कमजोर हो जाए और G7 और फिर वेस्टर्न ममालिक उसी तरह से दुनिया को डोमिनेट करने लगे जैसा पहले वो करते थे? क्योंकि अगर चाइना और रशिया का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और उनकी कैपेसिटी टू चैलेंज वेस्टर्न हेजेमनी कम हो जाती है, इससे ना तो ग्लोबल साउथ का उतना फायदा होगा, ना ब्रिक्स ममालिक। सो मतलब अगर आप अगर इंडिया है, अगर आप बांग्लादेश हैं, आप नाइजीरिया हैं, आप अर्जेंटीना हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि चाइना और रशिया कमजोर हो जाएं और G7 फिर से दोबारा डोमिनेट करने लगे? ये जो परिस्थिति है ना, वो एक बहुत ही, जो मैं, ये फ्रांसिस्को फुकुयामा ने कहा था कि पास्ट यू फॉरगेट, जी। ग्लोबल विलेज, दिस इज अ न्यू सिचुएशन। ये अभी उनकी नई किताब आई है। जी हाँ। और मुझे भी यही लग रहा है कि ये दोनों, एक कंट्री की हेजमनी हो वो अच्छी बात नहीं है, G7 हो चाहे कोई भी हो। हमारे लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, चाइना रशिया वीक नहीं हो ये भी अच्छी बात है। पर अब जो एक चाणक्य ने कहा है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन में, या माकियावेली को भी, दोनों ने सेम ही कहा है, हमारे लिए परिस्थिति इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बैलेंसिंग एक्ट रहता है कि यदि रशिया वीक होता है और चाइना बहुत ही पावरफुल होता है, और ग्लोबल साउथ जैसे नाटो की यूनिटी है, यूएस की और नाटो की अभी जो है वो नहीं रहे, तो फिर सिचुएशन हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्योंकि हमारे लिए रशिया भी एक बैलेंसिंग फोर्स था चाइना के अगेंस्ट, जी कि हाँ। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अभी इतना इसको तवज्जो नहीं दे रहे, या उनके ध्यान में नहीं है और ध्यान में होगा भी। तो आपकी बात एकदम सही है कि वीक नहीं होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम चाइना को, जो ये यूक्रेन वॉर है उसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हुआ है, इंडिया को नहीं हुआ है। एक तो चाइना ग्लोबल स्टेज में अभी उन्होंने पीस प्लान रखा है, ऑयल गैस में उनको बहुत ही फायदा हुआ है। तो ये परिस्थिति में हमें बैलेंस ये करना पड़ेगा कि वी आर वेरी बिगेस्ट डेमोक्रेसी, सो वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस, ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। एट द सेम टाइम हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ये इंपॉर्टेंस है वो चाइना को बैलेंस, काउंटर बैलेंस करने के लिए है। तो अवर इकोनॉमी, अवर टेक्नोलॉजी, अवर एफडीआई, इनोवेशन, ये सब में, और डिफेंस में आत्मनिर्भर जो कहते हैं, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। वी, हमारी जो प्लेन बनते हैं, हमारी टैंक बनती है, पर इंजन तो हम नहीं बनाते हैं। तो ये जो 4-5 साल में हम ये सब, यूरोपियन यूनियन, जैसे क्वाद है, क्वाद में एक जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है, लोग मिस कर गए, कि दिस इज लाइक बीटल्स, ईच वन इज प्लेइंग देयर ओन सोलो सॉन्ग। इसमें यह है कि अब हमें एक चीज तो डिसाइड करनी पड़ेगी, या हमें इसको बैलेंस करनी पड़ेगी कि रशिया यदि वीक होता है, कि जो लग रहा है एजेंडा, पर साथ में एजेंडा ये भी लग रहा है कि चाइना को भी वीक करेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन में जो उनको रशिया से दिक्कत हुई है, ये अब यूरोप और अमेरिका आगे जाके, आपने देखा होगा सुपर चिप एक्ट आया है 300 बिलियन का, नेदरलैंड जापान का हुआ है, टिकटॉक बैन कर रहे हैं जापान में, चाइना ने अपने $3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज में यूरोप में कई कंपनियां खरीदी है। तो अब ये लग रहा है कि धीरे धीरे लोग जो सप्लाई चेन है उसमें चाइना से हटने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे ताइवान ने अभी कहा है, ये सेमीकंडक्टर चिप में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, पीसी में, सभी में। तो हमें अब ये अगले 5 साल में ये देखना चाहिए, क्योंकि जो G77 और नाम था वो तीन थे, कि रशिया था, अमेरिका था, और बाकी कंट्री थे, कि जो ग्लोबल साउथ कह सकते हैं आज की नई टर्म में। वो परिस्थिति अब नहीं रहेगी कि एक और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बाकी होंगे, एक और चाइना होगा, रशिया अब इतना तवज्जो नहीं होगा। तो रशिया जो था, उनकी जो पॉलिसी थी, जो भी कहो, आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी जितनी चाइना की है, वो सलामी स्लाइस पॉलिसी, एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। और तो ये चीज में हमें अब बैलेंस ये करना पड़ेगा, और अगले 5 या 10 साल में इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इकोनॉमी, मानता हूं कि उसको, एयर डिफेंस सेक्टर, 10 साल में हमें चाइना से एटलीस्ट 50% तो हमारा हो जाना चाहिए, और बाकी ब्लॉक में हमें चाइना के साथ कॉपरेशन रखना चाहिए। पर हमारा इतना, ये जो, क्योंकि पायस एटीट्यूड एंड जो लॉफ्टी आइडिया है, जैसे कि बहुत ही एम्बिशियस, इंक्लूसिव, डिसीजन, एक्शन ओरिएंटेड, तो ये सब चीजें तभी होगी कि भारत बहुत ही मजबूत देश के
रूप में आएगा। और ये मेरे ख्याल से अमेरिका, यूरोपियन सब चाहते हैं कि भारत एक मजबूत देश हो, कि जो चाइना के, अब अभी तक रशिया चाइना का काउंटर बैलेंस था, वो अमेरिका के लिए भी अच्छा था। पुतिन को उन्होंने G8 में लिया और बहुत ही आगे यूरोप के साथ इंटीग्रेट किया। उसकी एक वजह ये थी कि रशिया पावरफुल रहेगा तो चाइना के सामने एक काउंटर बैलेंस रहेगा। पर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्री, डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री एक ही है, इंडिया, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब मुद्दा छेड़ा है जो हम लोग भूल गए थे, कि अमेरिका और वेस्ट ने रशिया को बहुत लिटरली डेवलप किया था आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत। G8 में लेकर आए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी डेमोक्रेसी पे खर्च किए। और मिलियंस। जी हाँ। सो तो ये बात तो सही है कि, एंड ये 1970s में चाइना के साथ भी किया था, कि चाइना को सोवियत यूनियन के खिलाफ इन्होंने एम्पावर किया वगैरह, जो निक्सन की ट्रिप वगैरह थी। ना 71 से। हाँ, अब वो सेम प्ले बुक अब इंडिया के साथ यूज हो रही है। दिस इज द थर्ड टाइम यू आर सेइंग द सेम काइंड ऑफ अप्रोच, कि आपको मजबूत करें। बट आप देखें कि एक पॉइंट तक वो सपोर्ट करते हैं, जब वो मुल्क मुश्किल हो जाता है। अब इमेजिन करें जो आप सिनेरियो डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि इंडिया की जीडीपी बिकम्स क्लोज टू 50-60% और चाइना बड़ा मजबूत, और कोई अग्रेसिव लीडर आ जाता है इंडिया में 10 साल के बाद, करंट लीडरशिप से भी ज्यादा अग्रेसिव, तो फिर यू विल सी द सेम दूसरी प्लेबुक जिससे वो गिराते हैं। नहीं, वो कुछ नहीं, मैं भी। इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि ये दोनों ऑटोक्रेसी थी। पुतिन ने भी जो 71 में माओ माओ और उनका जो हुआ, माओ के बाद निक्सन और जिंका, इसमें एक है कि ये दोनों ऑटोक्रेसी रही और दोनों में उनको उम्मीद थी कि डेमोक्रेसी आएगी, थोड़ा इंटीग्रेट होगा। 50%, नॉट इवन डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। इंडिया इज डेमोक्रेसी, इंडिया विल रिमेन डेमोक्रेसी। इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग लीडर थे, लोग चाहे जो भी माने। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, उन्होंने सियाचिन लिया, उन्होंने गलवान को, चाइना को 67 में सी टॉट द लेसन, सिक्किम जैसा एक नया पूरा कंट्री इंडिया में आ गया। तो ये बहुत ही स्ट्रांग लीडर कह सकते हैं। पर इन द एंड उन्होंने जो किया, इस तरह का लीडर बहुत सदियों में आते हैं, फिर भी डेमोक्रेसी रहेगी इंडिया में, इसे डेमोक्रेसी हटाना बहुत मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो, इमरजेंसी के बाद भी लोग सोचते थे कि ये नहीं होगा, पर 2 साल में पूरा इंडिया का सिनेरियो चेंज हो गया। तो जो चाइना और रशिया के साथ हुआ है, उनको इंडिया में डेमोक्रेसी लानी नहीं है। तो जो 30-40 साल का उनका प्लान था, इंडिया डेमोक्रेसी है, और अच्छी डेमोक्रेसी हो सकती है। और फिर अच्छी डेमोक्रेसी होगी तो ये बाकी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए भी एक एग्जाम्पल होगा, कि जो आज आप देखो तो इटाली में प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रिया में अल्ट्रा राइट है, अमेरिका में इवन प्रॉब्लम है कि 30% लोग, जैसे फॉक्स न्यूज का अभी पूरा कोर्ट में केस चल रहा है जी कि हाँ, जी। एवरीथिंग वाज रॉन्ग, वो हमारे कई चैनल जैसा है कि उसने, ही वाज लाइंग एंड स्टिल ही इज लाइंग। तो ये दिक्कत, इसमें एक फायदा ये है बाकी कंट्री को भी, कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि ये आगे जाके यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए भी एक एग्जांपल बन सकता है, जो चाइना रशिया के साथ संभव था ही नहीं। तो हमें स्ट्रांग होने से हाथ हटा लेने का मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कर। हमारा जो भी लीडर आएगा, वो आसपास के पड़ोसी देशों में, आपने देखा होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है कि कोई पड़ोसी देश की जमीन लेनी है। एक्चुअली वी आर द ओनली कंट्री, इंडिपेंडेंस में हमने हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ जमीन दी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो हमारा जो एक, कहते हैं ना कि एथोस, उसमें ये आता नहीं है। और डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, चाहे कितना भी स्ट्रांग लीडर आएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। बाकी जो दीवार स्वप्न लोग देखते हैं और व्हाट्सएप, वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कोई लीडर भी की ऐसी ख्वाहिश होगी। और जितनी भी लीडरशिप स्ट्रांग होगी, इतना डेमोक्रेसी मीन्स यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सबके लिए अच्छा रहेगा। चाइना और रशिया में डेमोक्रेसी आने के चांसेस अगले 30-40-50 साल तक नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमें नेहरू के टाइम में IIM IIT के लिए अमेरिका ने मदद की थी, रशिया ने मदद की थी, जर्मनी ने की थी। इन द एंड आप देखिए कि आज के दिन में अमेरिका में जितने NRIs है, इवन वर्ल्ड बैंक के लिए नाम है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये जो अचीवमेंट है, तो वो डेमोक्रेटिक है, तो वो यहाँ से गए थे, बाकी कंट्री में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गए एंड दे एडोप्टेड दैट कंट्री बिकॉज दे वर ऑल्सो डेमोक्रेसी। तो ये चित्र सर, अलग रहेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है, कि वन ऑफ इंडियाज मिरेकल्स पिछले 75 ईयर्स में है दैट एक दो साल को छोड़ के इट हैज मेंटेन्ड
continuous democratic status, which is unusual for global अनयूजुअल। south. ग्लोबल साउथ में भी नहीं है। और अगर आप यूरोप में देखें, पीरियोडिकली फैशिज्म का सर उठते रहता है। सो उठता इवन रहता है। यूरोप इज नॉट ग्रेट बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। इम्यून अगेंस्ट हाँ हाँ हाँ, दिस बिल्कुल। वायरस। लेकिन अभी आप देखें पिछले एक दो इस साल फॉर एग्जांपल, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो इंडिया का रिएक्शन था, कि पहले डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, फिर उसके बाद बीबीसी के ऑफिसेस को रेड कर दिया, इंटिमिडेशन फॉर फ्री मीडिया। व्हेन इट कम्स टू फ्री प्रेस, इंडिया का अब रैंक कुछ 153 हो गया है 160 कंट्रीज में से। तो जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, इट इज गोइंग टू रिसीव ग्रेटर एंड ग्रेटर स्क्रूटनी। आपने देखा जो जिनीवा में जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मीटिंग हुई, वहां पे 3-4 लोग पोस्टर्स लगाए हुए थे, उसको उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि on some issues of democracy, India is faltering at the moment, कि इंडिया को तवज्जो देना चाहिए कि democracy means to provide freedom of speech domestically, criticism। अब देखें आप राहुल गांधी का जो 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 स्पीचेस हुए हैं लंदन में, कैम्ब्रिज में, उसको लेके इतना इतना मुद्दा, इतना धूम। मतलब एक्चुअली आई थिंक इन तीनों मसलों पर अगर इंडिया इग्नोर कर देती, गवर्नमेंट इग्नोर कर देती, तो उसको उन चीजों को इतना अटेंशन मिलता ही नहीं था। तो उल्टा हम अटेंशन दे रहे हैं उन चीजों को, बट ऑल्सो ट्राइंग टू शो के वी आर थिन स्किन व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि एक तो सोशल मीडिया लास्ट 10-15 साल में ऑल ओवर वर्ल्ड जी हाँ। इज वेरी एक्टिव, टू एक्टिव, जिसको कहते हैं ना ओवर एक्टिव। सो दे आर टेकिंग ओवर द अदर। सेकंड थिंग, एक संस्कृत में कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ये डिप्लोमेसी का कार्डिनल रूल है कि आप जो बोलो तो प्रिय बोलो, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा था नरोवा कुंजरोवा का, आप असत्य बोलो तो भी फिर उसको एकदम धीरे से बोलो। तो ये जो है, मैं हमेशा मानता हूँ, और मैं, आप देखो कि मैं हमेशा कई बार तारीफ भी करता हूँ, आपने जी को कोई स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा होगा। उनका फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं बोलता है। अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये जो G20 में उनके स्पोक पर्सन को कहा, और उन्होंने कहा कि वेस्ट इज लाइंग, वेस्ट इज प्रेशराइजिंग। तो जी एक चीज ये है कि अब डोमेस्टिक कंपल्सन डेमोक्रेसी में होते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर कई चीजों को हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो देने से वो हाईलाइट होगी। इसकी एक वजह यह है कि वी आर नाउ, जैसे आपने बताया, अवर प्रोग्रेस इज वेरी फास्ट, वी आर राइजिंग, एंड वेन एवर एनी पावर इज राइजिंग, देन अदर पावर बिकम मोर एंड मोर, पर्टिकुलरली मीडिया। क्योंकि मीडिया का ये हमेशा रोल रहा है, और हमारा मीडिया पर्टिकुलरली उसको 10 गुना हाईलाइट करता है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम इन इंडिया। सो ये जो आपने कहा, ऐसी चीजें होती रहती है, ये घटना पहले भी होती थी पर इतनी हाईलाइट नहीं होती थी। अब क्या है कि इसका पूरा दिन टाइटल बन जाते हैं, वही फिर बैक में जाके वेस्टर्न मीडिया में कवर होता है। तो ये सब जो है ना, इसको एक फाइननेस से, क्रिएटिव डिप्लोमेसी से हैंडल किया जा सकता है, और ये कोई इतना गंभीर प्रॉब्लम भी नहीं है। या तो मैं ये मानता हूं कि जो ये है, ये कहते हैं ना माइनॉरिटी, जैसे पाकिस्तान के लिए हम बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा कंट्री, हम चाइना का ध्यान रखे, पर उसके लिए भी बोलने की जरूरत क्या होती है। तो ये एक जो है कि समटाइम साइलेंस इज सिल्वर, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, एंड स्पीच शुड बी वेरी नाइस। देन आई थिंक ये इतने बड़े मसले नहीं है, पर ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी जो नैरेटिव है वो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का एजेंडा है। ये रहेगा, क्योंकि ये अमेरिका यूरोपियन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नाटो का जो टोटल अभी इतना बड़ा 17 के बाद बाइंडिंग हुआ है। तो ये मुद्दा खाली वेस्टर्न मीडिया नहीं, बाकी मीडिया में भी डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का पूरा नैरेटिव लास्ट यूक्रेन वॉर के बाद खड़ा किया जा रहा है। इसलिए हमें उसमें ये देखना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या टोटल इग्नोर कर दो। इग्नोर करने से वो मुद्दा अपने आप ही, ये आजकल ग्लोबल सिनारियो में हर 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नया मुद्दा आ जाता है, वो जी। मुद्दा चला जाता है। पर आप उसको ज्यादा तवज्जो दोगे तो तो फिर देन पीपल विल ट्राई टू
जी हाँ, इरिटेट यू मोर। तो ये मेरा मानना है कि इतना बहुत गंभीर मसला नहीं है, पर अब इसको हम अच्छी तरह हैंडल करें क्रिएटिवली, तो ये मुझे लगता है। पर थोड़े डोमेस्टिक डेमोक्रेसी में कंपल्सन होते हैं, तो ये विजन ये होनी चाहिए कि नेशन फर्स्ट, और देश के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आगे रख के चलेंगे, तो मेरे ख्याल से ये मुद्दे अपने आप, जो कहते हैं ना, धीरे धीरे फिजल आउट हो जाएंगे। ये है, ये मेरा मानना है, पर मुझे लगता है यही सही डिप्लोमेसी है। थैंक यू वेरी मच शुक्ला साहब, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बात करने का, और आपने इतनी इंटरेस्टिंग और थॉटफुल कमेंट्री दी है। सुनने वालों को आई होप मज़ा आया होगा। फिर और एक बार दोबारा आप सबको होली की शुभकामनाएं, मुबारक हो। और अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ। शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू, कॉन्वर्सेशन। वेरी नाइस, आपको वंस अगेन थैंक यू वी वेरी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। नेगेटिविटी विल डाई आफ्टर होली, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।